मित्रों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान, आप सब लोग परिचित हैं और मैं प्रकृति की खेती की किसान की बात करता हूँ। मित्र, मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये इस भूमंडल पर जो मानव सभ्यता है निरंतर चलती रहे, जिसको मैं कहता हूँ सस्टेनेबिलिटी। और वो निरंतरता के लिए ज़रूरी है कि जब तक ये प्रकृति निरंतर है, जब तक ये प्रकृति का वैभव निरंतर उत्तरोत्तर अच्छा होता रहेगा, तब तक मनुष्य का जीवन निरंतर उत्तरोत्तर अच्छा बनता रहेगा। और जैसे जैसे प्रकृति का वैभव निरंतर नीचे आता रहेगा, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में गिरावट आती रहेगी। जो प्राकृतिक खेती है, बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। आज देश में बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और मेरे देश को तो प्राकृतिक खेती की बहुत ज़रूरत है। कारण ये है मित्र कि मेरे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। पूरे विश्व की 18% पॉपुलेशन है और पूरे विश्व की 2.4% क्षेत्रफल मेरे पास है। क्षेत्रफल का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, जमीन, जल, जंगल, जानवर। कतिपय कारणों से जाने अनजाने हम सारे लोग एक वक्त जरूरत थी, मानता हूं वो जरूरत थी, आज़ादी के बाद मुझे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरत थी कि मैंने जल्दबाजी में कुछ कदम उठाए और उत्पादन बढ़ा लिया। लेकिन 1990 में मेरे पास पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हो गया था। उसके बाद 2000 के आसपास ये फील होने लगा कि अब उत्पादन में ठहराव आ गया है। अब किसानों की लागत बढ़ने लगी है, अब जमीन की उर्वरता घटने लगी है, अब जमीन का पानी नीचे खिसकने लगा है, अब बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने लगी है, अब मनुष्य लाइलाज बीमारियों की चपेट में आने लगा है। तब से 2000 से ये जैविक और प्राकृतिक खेती का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये रासायनिक खेती का, मैकेनाइज्ड फार्मिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मित्र, जो खेती करते हैं, जो गांव में रहते हैं, जरा अंतर्मन की गहराइयों से कभी आंख बंद करके कल्पना करना, आज की तारीख में जो 50-60 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने 40-50 साल पुरानी खेती देखी है और आज की खेती देख रहे हैं और परिवर्तन वो देख रहे हैं कि पहले जीवन में खुशियां थीं, खाद्यान्न कम था, मानता हूं, लेकिन गांव संपन्न थे, वैभवशाली थे। वो देश के कुछ हिस्सों का जाने दीजिए कि जो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ये था और वो था, हमें नहीं लगता। वो जो था वो आज भी है और इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट को फ्री में राशन देना पड़ रहा है। मैं कैसे मान लूं? स्थितियां उससे भी बेकरार हैं, लेकिन एक स्थिति और बेकरार है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल क्षीण होते जा रहे हैं। लगता नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। और ईमानदारी की बात करें तो आप पाएंगे कि परेशानी तो है, बावजूद इसके ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कई बार लगता है कि किसी कवि की कविता है कि हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाम की।
यानी मैंने तय कर लिया। और मैं बता दूं आपको कि हम लोग अपनी ही कब्र नहीं खोद रहे हैं। मेरे बच्चे कब्र खोदने लायक भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं उनकी भी कब्र खोद करके जाने वाला हूं। दुनिया में निरे काम हो रहे हैं, बहुत सारी और दुनिया दौड़ रही है, पता नहीं किस मृग मारीचिका में दौड़ रही है। आगे पानी है, आगे पानी है, आगे पानी है, मुझे पता है पानी नहीं है, वही रेगिस्तान जैसा हाल है। तो मित्र, हम ये नहीं कहते कौन सी खेती करना है, मत करिए प्राकृतिक खेती, मत छोड़िए रासायनिक खेती, लेकिन जीवन में खेती के साथ एक ऐसा तारतम्य बिठाना पड़ेगा कि जिससे मेरे प्राकृतिक संसाधन नष्ट न होने पाए, क्योंकि मेरे जीवन की जो सबसे आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति के बिना संभव नहीं है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब सीधा सीधा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे ठीक रखें। जब प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है तो प्राकृतिक संसाधन दो ही हैं, भूमि एवं पानी। सूरज अपनी जगह है, सूरज का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आकाश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन पानी के स्वरूप को खराब कर सकते हैं, धरती के स्वरूप को खराब कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए दो ही चीजें हैं कि हम भूमि की उर्वरता को सुधारें और पानी को बचाएं। लेकिन भूमि की उर्वरता को बचाने के लिए पानी जिंदगी भर मेरे जीवन में बना रहे, इसके लिए दो काम करने। हमको वनस्पतियों से और जीवों से मोहब्बत करनी है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश कम होगी, अगर जंगल और जीव नहीं होंगे तो धरती उर्वर नहीं होगी। चार चीजें हैं। भूमि को उर्वर बनाना एक प्राकृतिक संसाधन है, भूगर्भ जल को ऊपर उठाना ये भी प्राकृतिक संसाधन है, और भूगर्भ जल ऊपर तब उठेगा जब वर्षा अधिक होगी, और वर्षा तब अधिक होगी जब जंगल ज़्यादा होंगे, और धरती तब सुधरेगी जब धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतु अपार मात्रा में होंगे। नाना प्रकार के 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं वो सब धरती के ऊपर होंगे, तो मनुष्य का जीवन मुस्कुराएगा, मनुष्य के जीवन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाइए, जो कूड़ा कचरा आपका फसलों का अवशेष, पशुओं का मलमूत्र बचता है वो खेत को वापस कर दीजिए, खेत में पेस्टिसाइड मत डालिए। ये धरती धीरे धीरे सजने लगेगी, प्रकृति का वैभव धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और जैसे ही प्रकृति का वैभव ठीक होने लगेगा मेरे दुख तकलीफ दूर होने लगेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम प्रकृति के वैभव को ठीक नहीं करेंगे और मेरी फसलों में बीमारी नहीं लगनी चाहिए, बीमारियां लगेंगी, कीड़ा नहीं लगना चाहिए, कीड़ा लगेगा, किसी की औकात नहीं है कि बीमारी को और कीड़ा को खत्म कर पाए, और किसी की औकात नहीं, अगर जमीन ठीक नहीं करते हैं तो किसी की औकात नहीं है कि यूरिया डीएपी छोड़ करके खेती कर पाए। तो मूल पर चलिए ना, बिल्कुल सरल सा विज्ञान है कि हम ये भगवान की जो माया है, मैं फिर बोलता हूँ, जैसे मेरे जीवन में भगवान का बहुत भारी भरकम रोल है, और जाने अनजाने वो अलग की बात है, कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको ईश्वर कहे, कोई उसको गाड कहे, कोई उसको कुछ कहे। ये सारा खेल भगवान माने पंच महाभूत का है, और पंच महाभूत में दो चीज़ें ऐसी हैं, आकाश और सूरज, जिसका हम बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ धरती का और पानी का और हवा का मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। अगर मैंने अपने इलाके के पेड़ काट दिए तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होना तय है, अगर पेड़ काट दिए तो बारिश की मात्रा कम होना तय है, और
बारिश कम हो रही है और पेड़ है नहीं, फिर उसके बाद मुझे गेहूँ, धान, गन्ना, आलू करना है, तो ज़मीन से पानी निकालना तय है। और जब प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ेगी तो बीमारी लगेगी, कीड़ा लगेगा, फिर दवा डालना तय है। और फिर क्या होता है मित्र कि देखिएगा, मैं कई बार कहता हूँ कि फसल में कोई बीमारी नहीं और ना फसल में कोई कीड़ा है। बीमारी इस जमीन में है और कीड़ा मेरे दिमाग में। बीमारी जमीन में है जो फसल में परिलक्षित होती है, और कीड़ा मेरे दिमाग में है कि मैं उस बीमारी को फंजीसाइड डाल के ठीक करना चाहता हूं। और परिणाम ये होता है कि हम खुद अस्पताल चले जाते हैं। पिछले 50 सालों से इस देश का हर किसान लखपति, करोड़पति, धनाढ्य बनने की कोशिश में लगा है। कोई बना क्या? खेती के दम पर कोई भी किसान लखपति, करोड़पति नहीं बना। और अगर जो बना है उसने जगलरी की है, उसने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन किया है, झूठ बोला है, कपट किया है नेचर के साथ। अन्यथा मैं बार बार कहता हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती पूजा का विषय है, खेती साधना है, खेती आराधना है, खेती जीवन शैली है। जो खेती को समझ गया फिर उसको सारा जीवन का जो है ना पूरा खेल समझ में आ जाता है। और अगर खेती में मैं समझता हूं कि यूरिया डालने के बाद फसल होनी है, इंसेक्टिसाइड डाल करके किसी को फसल को बचाना है, फंजीसाइड डाल करके फसल को बचाना है, वीडीसाइड डाल करके फसल को बचाना है, तो मैं फिर बता दूं कि जिस मनुष्य का धर्म था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को साथ लेकर के आगे बढ़े, और वो व्यक्ति अगर इस भूमंडल पे पाई जाने वाली नाना प्रकार की वनस्पतियों को, कीड़ों को नष्ट करने के लिए जहर पीठ में ले लिया है, तो ठीक है, आप मारो किसको किसको मारोगे। मेरा दावा है आप किसी को नहीं मार पाएंगे। और पक्का उदाहरण बता दूं, हम 70 साल से इल्ली को मार रहे हैं, इल्ली नहीं मरी, तितली मर गई। मधुमक्खी, माहू को मार रहे हैं, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। दीमक को मार रहे हैं, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गए। आप अगर नज़र उठा के डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। हमारे पास है क्या? भोजन में स्वाद नहीं है। जो भोजन करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर सकता। फसलों को सप्लीमेंट्री फूड, फिर अपने शरीर को सप्लीमेंट्री फूड। क्या ज़रूरत थी सप्लीमेंट्री फूड की? जंगल में रहने वाले किसी भी पशु को, किसी भी वनस्पति को किसी सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत है क्या? वहाँ कोई एबनॉर्मलिटी नहीं। लेकिन हाँ, जिसने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया, भौतिक संसाधनों के साथ जीना शुरू कर दिया, उसके जीवन में नाना प्रकार की मुश्किलें आएंगी और उन मुश्किलों का किसी के पास कोई समाधान नहीं होगा। नमस्कार। बंद करो ना, क्या हुआ?